नमस्कार दोस्तों। एक ऐसा एशियन देश जो ब्रिटिश गुलामी के अंदर था, उसने अपने समय में भारी गरीबी, भारी बेरोजगारी और हर तरह से एक एक्सप्लॉइट किए जाने वाला देश था। पर ब्रिटिशर्स के जाने के बाद उसने अपने आप को ऐसा संवारा कि आज वो टॉप 5 रिचेस्ट कंट्रीज में गिना जाता है। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, शायद से ये स्टोरी इंडिया की हो सकती थी, लेकिन आज हम इस वीडियो में जिस देश के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है सिंगापुर, और उसके समय पे लिए जाने वाले हर वो स्टेप्स और डिसीजन के बारे में डिस्कस करेंगे जो उसे आज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री, क्लीनेस्ट कंट्री एंड करप्शन फ्री कंट्री बनाती है। सिंगापुर एक आइलैंड सिटी स्टेट है दोस्तों, जो साउथ चाइना सी में प्रेजेंट है, ठीक इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में। सिंगापुर का टोटल एरिया 728.68 किलोमीटर स्क्वायर है दोस्तों, जो इंडिया के मुंबई शहर के लगभग है। उसका टोटल पॉपुलेशन 54.5 लाख से, जिनमें से 9% इंडियन से, 13% लोकल रेसिडेंट्स है और 73.4% चाइनीज एंड मलालियास। सिंगापुर को पहली बार 29 जनवरी 1819 में ब्रिटिश स्टेटमैन स्टैमफोर्ड रफेल के द्वारा डिस्कवर किया गया था। फिर 1867 में ब्रिटिशर्स ने वहां के लोकल रूलर के साथ नेगोशिएशन ट्रीटी साइन किया और उसे क्राउन कॉलोनी बना दिया। ब्रिटिशर्स वहां पे एक फ्री ट्रेडिंग पोर्ट बनाना चाहते थे और सिंगापुर के यूनिक लोकेशन के वजह से वो ट्रेडिंग पोर्ट बहुत जल्दी फेमस भी हो गया। आज भी बहुत से कंट्रीज के शिप वहाँ पे रिफिलिंग करवाने के लिए रुकते हैं। फिर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 1942 से लेकर 1947 तक वो जापानीज एम्पायर के अंडर आ गया। वर्ल्ड वॉर 2 में जापानीज एम्पायर के सरेंडर करने के बाद सिंगापुर फिर से ब्रिटिश एम्पायर के अंदर आ गया और अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने सिंगापुर को लोकल लेवल पे सेल्फ गवर्नेंस करने की अनुमति दे दी। सिंगापुर जियोग्राफिकल वाइज छोटा होने के कारण ब्रिटिशर्स ने सोचा क्यों ना इसे मलेशिया के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाए, ताकि एक बड़ा कंट्री का हिस्सा होने से सिंगापुर में भी कुछ डेवलपमेंट हो पाएगी। और 31 अगस्त 1963 में मलेशियन प्राइम मिनिस्टर टुंकू अब्दुल रहमान और सिंगापुर के लीडर ली कुआन यू ने मलेशियन एग्रीमेंट पर साइन किया और सिंगापुर को मलेशिया के साथ इंटीग्रेट कर दिया। मगर सिंगापुर के मलेशिया के साथ इंटीग्रेट होने के बाद मलेशिया ने सिंगापुर को आज सेकंड क्लास सिटीजन का ट्रीटमेंट दिया और उसे सेंट्रल लेवल इलेक्शन पे भाग लेने नहीं दिया, जिसके कारण मलेशिया और सिंगापुर के लोकल लेवल गवर्नेंस के साथ बहुत से मतभेद पैदा हुए, जिसके कारण कम्युनल टेंशन बढ़े और बहुत से जगह में रायोट्स भी देखे गए। फिर 1965 में जब मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर टुंकू अब्दुल रहमान लंदन जा रहे थे कॉमनवेल्थ गेम अटेंड करने के लिए, उन्होंने मलेशिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर टुंकू अब्दुल रुजक को इंस्ट्रक्ट किया कि ग्राउंड लेवल पे जल्द से जल्द सिंगापुर को मलेशिया से अलग करने का प्रोसेस शुरू किया जाए। फिर 9 अगस्त 1965 में सिंगापुर को मलेशिया से अलग कर दिया गया और सिंगापुर एक सॉवरेन स्टेट बन गया और 9 अगस्त के सुबह सुबह रेडियो सिंगापुर में ये अनाउंसमेंट किया गया। नए सिंगापुर का प्राइम मिनिस्टर बने सर ली कुआन यू। शुरुआत में 1965 में सिंगापुर कुछ ऐसे दिखती थी और फिर ऐसे, और इन सब का सारा क्रेडिट सर ली कुआन यू को ही जाता है। जब 1967 में ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि वो सिंगापुर से अपने सारे ट्रूप्स विड्रॉल कर लेंगे और सिंगापुर को पूरी तरह छोड़ के चले जाएंगे, तभी सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ली कुआन यू ने ब्रिटिशर से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ हमें कुछ समय दीजिए ताकि हमारे देश को हम अच्छी तरह से डेवलप कर सकें। ये सब इसलिए था क्योंकि तभी के ब्रिटिश फोर्स में बहुत से सिंगापुर के आदमी काम करते थे और सिंगापुर का आधातर रेवेन्यू ब्रिटिश फोर्स से ही आता था और सिंगापुर को डिफेंस करने के लिए अपनी कोई आदमी भी नहीं थी। तो ब्रिटिशर्स ने इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और विड्रॉल डेट 1967 से हटाकर 1971 को कर दिया। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ली कुआन यू के पास 4 साल का वक्त था अपने देश को संभालने के लिए। एक ऐसा देश जो भारी गरीबी से गुजर रहा था, भारी क्राइम रेट्स थे और अपना कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं था जिसे वो एक्सपोर्ट करके पैसा कमा सके। क्या थी सिंगापुर की आगे की कहानी और सिंगापुर इस पोजीशन तक कैसे पहुंचा? सबसे पहले सर ली कुआन यू ने अपने आसपास के पड़ोसी नेशन के साथ पीस स्टेबलिश करने की कोशिश की और 1967 में वो एशियन ग्रुप की फॉर्मेशन की, जिसका फुल फॉर्म था एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसमें पहली बार इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के फॉरेन मिनिस्टर एक साथ बैठे और डिसाइड किया कि वो एक दूसरे के डेवलपमेंट में सपोर्ट करेंगे और इस रीजन में कभी टेंशन क्रिएट नहीं करेंगे। दूसरा, उसी साल में सर ली कुआन यू ने नेशनल सर्विस इंट्रोड्यूस किए और नए जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड किए, जिसमें डिफेंस को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया गया और देश का हर एक लड़का जो 16 साल और 16 साल का ऊपर का होगा वो अपना सर्विस डिफेंस में दे के जाएगा। और तीसरा, उन्होंने प्राइमरी और कंपलसरी एजुकेशन पर फोकस किया। हर जगह नए स्कूल्स, कॉलेज और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए गए। इंफ्रास्ट्रक्चर्स बहुत हाई लेवल के थे, एजुकेशन बहुत हाई क्वालिटी का था और ये सब फ्री में किया जा रहा था बिना कोई फीस के, ताकि देश सही मायने में एक डेवलप्ड और एजुकेटेड नेशन बन सके। चौथा, ली कुआन यू ने सिंगापुर के लोगों के सामने जाके ये प्रॉमिस किए कि सिंगापुर एक मल्टी रेशियल नेशन बनेगा जहाँ हर रिलीजन के लोग रहेंगे
और किसी भी लोग के साथ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। और इसे ग्राउंड लेवल पर इंटीग्रेट करने के लिए ली कुआन यू ने EIP लॉन्च की है, एथनिक इंटीग्रेशन पॉलिसी। इसके हिसाब से सरकारी मकान में रहने वाले लोगों की रेशियो फिक्स होगी ऑन द बेसिक्स ऑफ एथनिसिटी। जैसे कि एक बिल्डिंग पर 74% चाइनीज, 24% मलायस और बाकी 10% इंडियन और लोकल माइनॉरिटीज रहेंगे। उनके हिसाब से जो एथनिक रेशियो पूरा देश का है वो एथनिक रेशियो पूरी एक बिल्डिंग में भी होना चाहिए, ताकि कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी अपनी ग्रुप ना बना सके और एक दूसरे के साथ मिलजुल के रह सके। और इसके अलावा सिंगापुर ने नेशनल हार्मोनी डे इंट्रोड्यूस किया, जिस कारण सिंगापुर में हर साल 21 जुलाई को रेशियल हार्मोनी डे बनाया जाता है। इसके हिसाब से उस दिन स्टूडेंट अपने रिलीजन को छोड़ के दूसरे कोई रिलीजन का ड्रेस पहन के आएंगे और उस रिलीजन के ऊपर कोई स्पीच या कल्चरल प्रोग्राम परफॉर्म करेंगे। जैसे कि एक हिंदू है तो वो मुस्लिम ड्रेस में ड्रेसअप होकर आएगा या अलग कोई रिलीजन के ड्रेस में, और कोई मुस्लिम है तो वो हिंदू ड्रेस में ड्रेसअप होकर आएगा या अलग कोई रिलीजन के ड्रेस में। पांचवा, मिस्टर ली कुआन यू ने 1 अक्टूबर 1968 को स्वच्छ सिंगापुर अभियान लॉन्च किया। उनके हिसाब से अगर एक देश को डेवलप्ड बनाना है तो सबसे पहले साफ रखना पड़ेगा। हर जगह पब्लिक हाउसिंग के सामने ब्लू कलर के रिसाइकल बिन लगाए गए। पब्लिक वेस्ट कलेक्टर्स को लाइसेंस किया गया बाय नेचुरल एनवायरमेंटल एजेंसी, और ये कैंपिंग हर 2 साल में रिपीट होता था 1968 से लेकर 1988 तक। साल 1992 में सिंगापुर पहला देश बनता है च्युइंगम पर बैन लगाने वाला। सिंगापुर में पब्लिक में स्प्लिटिंग या स्मोकिंग करने पर 1000 से $2000 तक के फाइन पड़ सकते हैं। छठा, सिंगापुर में स्लम्स को ख़त्म करने के लिए बहुत से पब्लिक हाउस बनाए गए। स्लम्स से लोगों को डिसलोकेट करके पब्लिक हाउस में लाया गया, उन्हें फ्री का बिजली पानी इस्तेमाल करने के लिए दिया गया। आज से रिजल्ट करीब 80% लोग पब्लिक हाउस में रहते हैं सिंगापुर में। होमलेसनेस को टारगेट करके पूरी तरह एलिमिनेट किया गया, जिसके वजह से 2022 के डाटा के हिसाब से करीब 616 लोग सिंगापुर में थे जिनके पास अपना कोई मकान नहीं था। सातवां, ली कुआन यू ने सिंगापुर में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ज़्यादा रोड बनाने से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर फोकस किया। अगर सिंगापुर में लोग ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे तो चौड़े रोड बनाने नहीं पड़ेंगे और कम स्पेस में ही लंबा और अच्छा कनेक्टिविटी जुड़ जाएगा। इसलिए आज के दिन में सिंगापुर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट वन ऑफ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है ओवर द वर्ल्ड। और प्राइवेट कार्स को डिस्करेज करने के लिए सिंगापुर आज भी वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव नेशन है इन टर्म ऑफ बाइंग ए न्यू कार। आठवां, सिंगापुर को फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ली कुआन यू ने अपना इकोनॉमी को ओपन किया और वर्ल्ड के बड़े बड़े MNCs को इनवाइट किया सिंगापुर में बिजनेस करने के लिए। इन्होंने बिजनेस के लिए सिंगल विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, जिसके वजह से बेमतलब के पेपर वर्क से बचा जा सके। इस कारण सिंगापुर वर्ल्ड में रैंक 2 में बिलोंग करते इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में। नोवा, 1972 में सिंगापुर ने ट्री प्लांटिंग प्रोग्राम शुरू किया और ये प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल हुआ कि सिर्फ 9 साल के अंदर ही करीब 60 लाख ट्रीज प्लांट हो चुके थे। नदियाँ साफ हो गई थी और आज के दिन में आप अगर सिंगापुर में देखेंगे तो सबसे बेस्ट इंडोर गार्डन सिंगापुर के एयरपोर्ट्स में ही मिल जाएगा। 10वां, ली कुआन यू ने सिंगापुर में करप्शन को ख़त्म करने के लिए उन्होंने गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसर्स थे और हायर मिनिस्टर्स से उनके सैलरी बढ़ा दी। उनके हिसाब से अगर अथॉरिटीज़ को ज़्यादा सैलरी दी जाएगी तो वो करप्शन करने के लिए कम इंटरेस्टेड होंगे। अगर कोई मिनिस्टर या अथॉरिटीज़ अच्छे काम करते हैं तो उनकी सैलरी और बढ़ाई जाती है। पर्सनल परफॉर्मेंस इंडेक्स के हिसाब से उनको आगे प्रमोशन भी किया जाता है। आज के दिन में सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर सबसे हाईएस्ट पेड प्राइम मिनिस्टर है ओवर द वर्ल्ड, जो कि USA और रशिया के प्रेसिडेंट से भी ज़्यादा है। और अगर इतने सैलरी के बाद भी कोई करप्शन करता है और पकड़ा जाता है तो उसको 9 साल की जेल और भारी पेनल्टी देना पड़ सकता है, जिसके कारण सिंगापुर आज वन ऑफ द लीस्ट करप्शन कंट्रीज में भी पोजीशन हासिल करती है। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर आप सबको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा।